नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के पेपर संख्या 2 के बारे में। और उसमें आपको पढ़ना है रिमोट सेंसिंग के बारे में एंड जीआईएस के बारे में। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है सुदूर संवेदन हिंदी में, और जीआईएस को बोलते हैं अंग्रेजी में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र कह सकते हैं, या ऐसी प्रणाली जो कि भौगोलिक सूचना को कलेक्शन करती है, भौगोलिक सूचना इकट्ठा करती है। एक ऐसी प्रणाली को जीआईएस कहा जाता है। जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली या सूचना तंत्र, जो भी आप उसे समझे कह सकते हैं। बहरहाल चर्चा हम करेंगे चैप्टर संख्या 1 के बारे में, और इतना बारीकी के साथ इतने सरल शब्दों में रिमोट सेंसिंग को आपको समझा दूंगा कि आज से पहले रिमोट सेंसिंग आपने ऐसा पढ़ा नहीं होगा। रिमोट सेंसिंग बेसिकली ये नया जो है टर्म है जो जियोग्राफी में आपकी बार शामिल किया गया है। वैसे एक टॉपिक के रूप में या फिर प्रैक्टिकल के रूप में इसको पढ़ा जाता था पहले, जब ईयरली एग्जामिनेशन आपके होते थे। लेकिन जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें 5th सेमेस्टर के दूसरे पेपर में आपको ये पढ़ना पड़ता है। एक जबरदस्त टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिससे आज तक आप अनभिज्ञ थे, उस टॉपिक को आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा। बहरहाल ये टॉपिक सबसे जटिल टॉपिक है, सबसे कठिन टॉपिक है, और इस टॉपिक से बनने वाले ना केवल अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय बल्कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस आप लिख पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। बल्कि मैंने इसमें 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटा है जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर्स के माध्यम से मैं पूरी इकाई संख्या 1 समाप्त करूंगा। इकाई संख्या जो आपकी 1 है उसमें क्या पढ़ना है बेटा? मेरे हाथ में सिलेबस है। इकाई संख्या 1 में रिमोट सेंसिंग के डेफिनेशन पढ़नी है, टाइप पढ़ना है, यानी रिमोट सेंसिंग कितने प्रकार का होता है, स्कोप पढ़ना है, स्कोप माने उसका विषय क्षेत्र पढ़ना है, और साथ ही साथ में स्कोप के साथ साथ मैं उसका जो है विशेषताएं यानी कि विशेषताओं भी चर्चा कर लूंगा, उसका महत्व क्या है ये सब भी मैं बता दूंगा। सिलेबस में जो नहीं शामिल है लेकिन एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उन सभी चीजों को मैं समझा दूंगा। एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किसका? रिमोट सेंसिंग की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ऐतिहासिक विकास कैसे कैसे हुआ, इसका विकास कहां से हुआ, किस काल में कैसा रिमोट सेंसिंग था, होता क्या है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास। इसकी हिस्ट्री पूरी हम समझेंगे बाबू। फिर इसके बाद में हिस्ट्री समझने के बाद में हम और भी चीजों पर फोकस करेंगे। हिस्ट्री समझेंगे, उसके बाद में दूसरे चैप्टर में, ठीक है, दूसरे रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री देखेंगे, और टाइप्स ऑफ सैटेलाइट यानी उपग्रहों के प्रकार देखेंगे। उपग्रह यानी सैटेलाइट जो ऊपर टंगे हुए रहते हैं, और उनसे हम जो है तमाम प्रकार की छवियों के माध्यम से, तमाम प्रकार की दृश्य यानी कि फोटो के माध्यम से हम चीजों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। रिमोट सेंसिंग, दूर जाए बिना हम चीजों को समझ पाते हैं। जैसे कि सैटेलाइट ऊपर लगे होते हैं, वही पृथ्वी की जो फोटो हम देखते हैं, मैप वगैरह जो आप देखते हैं, कहीं पर जाना आना हुआ तो वो सब वही सैटेलाइट हमको बताता है। क्लियर? तो इन्हीं बस इतना ही आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में, ये समाप्त हो जाएगा। फिर उसको इसके बाद में अगला आपको पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ना, सेकंड यूनिट में। वो सब हम आगे चल करके देख लेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 हम अगले वीडियो मतलब कि तीसरे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये पहली क्लास होगी जिसमें हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे? अध्याय संख्या 1, सुदूर संवेदन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, महत्व, और साथ ही साथ में स्कोप भी देख लेंगे यानी विषय क्षेत्र। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। बीए 5th सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर 2, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू बैच आपका प्रारंभ हो चुका 2026-27 वाला। देखिए परीक्षा आपकी, देखिए 25-26 में जो लगी उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और साथ साथ में जो 26-27 की परीक्षा उसके लिए भी ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे। और आगे जब तक सिलेबस बदल नहीं जाता तब तक ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। और पीडीएफ इतना जबरदस्त सरल भाषा में मैंने तैयार किया है आपके लिए कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहला टर्म हेडिंग डालिएगा, सुदूर संवेदन का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट, आप रिमोट जानते हैं क्या होता है? जैसे कि ये रिमोट है, अब ये रिमोट है, एसी हमारी चल रही है, ये रिमोट है एसी का। अब यहीं से हम बटन इस तरफ भी घुमा करके दाब देंगे तब भी एसी बंद हो जाएगी, ये रिमोट सेंसिंग। पहले रिमोट क्या होता था, सेंटर भिड़ाते थे, ऐसे करके दाबते थे तब जाकर के बंद होता था। अब ऐसा रिमोट चल गया कि इधर ऐसे, उधर है एसी, इधर ऐसे करके दाब देंगे तभी एसी बंद हो जाएगी, चल जाएगी। जो भी फैन बढ़ाना है घटाना है सब कुछ इसमें चल जाएगा। ऐसे ही ये टीवी का रिमोट है, डिजिटल बोर्ड का रिमोट है। अब इसको देखिए, इसको टीवी मन कहे बना लो, मन कहे इसको डिजिटल बोर्ड के हिसाब से चलाओ। अब ये रिमोट है बेटा, इस रिमोट का मतलब क्या है, आप इस इधर मुंह करके चलाएंगे तब भी, यानी दूर से ही बटन दबाने से वो सेंसर के माध्यम से चीजें काम कर रही हैं। यानी कि जब हम बिना वहां पहुंचे, बिना इस बोर्ड को छुए, इस बोर्ड को मैं बंद कर सकता हूं। यही होता है रिमोट सेंसिंग।
ये मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया, अभी मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, इतनी सरल भाषा में मैंने लिख रखा है। लिखिए बेटा, सुदूर संवेदन का मतलब होता है दूरी पर स्थित किसी स्थान या वस्तु की जानकारी को बिना वहां गए प्राप्त करना। जैसे कि आप कहीं पर, जैसे जंगल में आग लगी है, आप जंगल में कहां तक आग लगी है आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक हवाई बढ़िया ड्रोन उड़ा दिया ऊपर से, और ड्रोन ने पूरा एक प्रकार से उसका अवलोकन कर लिया, फोटो खींच लिया, और ला करके फोटो हमने देखा कि भाई जंगल में कितने दूर तक आग लगी, हम वहां पर बिना गए हम वहां की फोटो देख करके पता लगा सकते हैं कि जंगल में आग कितनी दूरी तक लगी हुई है। तो रिमोट सेंसिंग बेसिकली यही करता है। रिमोट मतलब रिमोट माने तो सुदूर यानी दूर की, सेंस सुदूर माने एकदम से दूर, और संवेदन माने क्या होता है, मतलब की जो है वहां की चीजें बिना गए प्राप्त कर लेना। इस तरीके से क्या होता है, रिमोट सेंसिंग का मतलब यही होता है। आगे लिखेंगे, यह जानकारी विशेष यंत्रों, जैसे किस यंत्रों से हमें जानकारी प्राप्त करते हैं घर बैठ करके, जैसे कि कैमरा के माध्यम से। ठीक है, कैमरा आप देखिए कहीं पर लगा दीजिए, कहीं कैमरा कहीं पर लगा है, उसका लाइव प्रसारण कहीं दूसरे जगह पर चल रहा है, तो कैमरा के माध्यम से हम। इसके साथ साथ सेंसर के माध्यम से, सेंसर होता है सेंसर, जैसे आप कोई भी कार भी अब नहीं लेंगे तो उसमें भी सेंसर लगा रहता है, हर चीज में सेंसर होता है। और उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट, सेंसर और कैमरा, इन सभी की मदद से हम जानकारी अलग अलग जगहों की प्राप्त कर लेते हैं बिना वहां पर जाए या गए। इसी प्रक्रिया को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। यह टेक्नोलॉजी या यह तकनीक हमको यह बताती है, यह जानने में मदद करती है हमारी कि कोई जगह कैसी है, वहां क्या परिवर्तन हो रहा है किसी जगह पर, और किन चीजों की मौजूदगी वहां पर है। जैसे हम किसी समुद्र पर निगरानी हमको रखनी है, तो हम समुद्र के ऊपर एक सैटेलाइट फिट कर दे कि भाई समुद्र का पूरी निगरानी करेगा, समुद्र में कब तूफान आने वाला है, कब जो है उसमें सुनामी की लहरें उठेंगे, कितनी धाराएं कितनी तीव्र गति से बह रही हैं, समुद्र में प्रकाश यानी तापमान कितना है उसका, इन सब चीजों की जानकारी जो होगी वो वहां पर यानी समुद्र में क्या परिवर्तन हो रहा होगा, वह किस जगह पर है, सारी चीज जानकारी हमको मिल जाएगी उस तकनीक के माध्यम से, इन कैमरा सेंसर उपग्रह के माध्यम से। तो यही होता है रिमोट सेंसिंग, दूर की वस्तुओं को बिना वहां पर गए वहां से जानकारी प्राप्त कर लेना कहलाता है। उदाहरण के रूप में समझिए इसको, उदाहरण से देखिए, जब मौसम विभाग बादलों की तस्वीरों से यह बताता है कि कहां बारिश होगी, या जब उपग्रह खेतों की तस्वीरें लेकर के फसल की स्थिति दिखाता है, ये सभी सुदूर संवेदन के उदाहरण हैं। जैसे कि मौसम विभाग वाले क्या करते हैं, बादल देखते हैं और बादल के हिसाब से बताते हैं, बादल की फोटो खींचते हैं और उसके आधार पर देखते हैं भाई संघनन की क्रिया हो रही है, तो बता देते हैं कि भाई बारिश होगी, कितनी होगी, कब होगी, किस डेट में होगी, तो वो एक अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसी आधार पर, रिमोट सेंसिंग के आधार पर ही पानी कब बरसेगा, कब नहीं बरसेगा, कहां पर बरसेगा, कितनी दूरी में बरसेगा, बारिश के साथ हवा चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सब जानकारी हमको कैसे मिलती है, ये सब जानकारी सुदूर संवेदन से मिलती है। अब यहाँ तक कि सुदूर संवेदन यह बताता है, लेकिन आज से करोड़ों मतलब कि आज से लगभग हजारों साल पहले आप देखते हैं हमारे जो धर्म ग्रंथों में जो खगोल शास्त्र है या फिर जो पंचांग में आप देखते हैं पानी लिखा रहता है कि किस दिन कौन सा पानी बरसेगा। अभी हाल फिलहाल में एक घटना क्या नाम है, जो वायु प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी जो घटना है वो घटना दोबारा ना हो भविष्य में, यही मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जो है ऐसी घटनाओं को होने से पहले भगवान क्यों उसको नहीं रोक लेते हैं। लेकिन आप देखते हैं ऐसी घटनाएं जो है, वो काशी का एक पंचांग है उसमें ये घटना का क्लिप आपको पड़ा हुआ है, वो मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर लिखा था कि विमान दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो ये अनुमान ज्योतिष के आधार पर पता नहीं कैसे लगा लेते हैं लोग। ठीक है, जानकारी है ज्योतिष में, ऐसी बात नहीं कि ज्योतिष निरर्थक है, खगोल शास्त्र पर आधारित होता है ज्योतिष, और खगोल शास्त्र विज्ञान का बड़ा भाई मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि जियोग्राफी जो होता है केवल भूमि का अध्ययन करता है, जबकि खगोल शास्त्र में भूमि जैसे तमाम प्रकार की, पृथ्वी जैसे तमाम पिंड है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सुदूर संवेदन ये होता है, आपको समझ में आ गया इसका अर्थ। अब हेडिंग डालिएगा सुदूर संवेदन की परिभाषा। इसकी परिभाषा को समझने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि आपको अगर हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। 9161936062, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बाबू। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। क्या, इस पर अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। ठीक है, जैसे आप 5th सेमेस्टर में तो 5th सेमेस्टर लिख करके भेज दीजिए, गुरुजी हम 5th सेमेस्टर में हैं, हमारे 2 सब्जेक्ट ये मेजर वाले हैं और एक को करिकुलर, तो आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, यानी कंप्यूटर और रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपकी बार आपको को करिकुलर कोर्स में पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि आपके 2 ही सब्जेक्ट केवल मेजर में आपको पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, जैसे जियोग्राफी का पहला पेपर आपका होगा
और दूसरा पेपर, पहला पेपर है आपका रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल, जिसके तीन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। दूसरा पेपर आपका है ये सुदूर संवेदन, जिसकी पहली क्लास आज हो रही है, ठीक है। और ऐसे ही आपका दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, संस्कृत है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, उन सभी से रिलेटेड ऐसी क्लास और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही बेटर मंच है शुक्ला स्टडी पॉइंट। आपको अगर जुड़ना है हमारे साथ तो इस नंबर पर इतना एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपके पास जैसे आप भेजेंगे आपके पास एक स्कैनर तुरंत भेज जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। उसी स्कैनर पर जैसे मैं खाली होऊंगा तभी देखूंगा तब भेजूंगा स्कैनर, तब आप उस पर 100 रुपए फीस जमा करेंगे, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा नीचे कि आप इसी पर 100 रुपए फीस जमा करके उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद में आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही जानकारी वो है, आपको कहीं पर कोई भटकना नहीं है, आप जुड़ पाएंगे। 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, उस ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा जहां पर लाइव क्लास की लिंक जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ मान लेते लाइव क्लास आप नहीं ले पाते हैं, उसकी वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में। साथ ही साथ में आपको मान लेते वीडियोस आप एक बार देख चुके हैं, अब उसका रिवीजन करना है, उसके लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो देखने के बाद में उसकी क्या मिलेगी, उस क्लास की पीडीएफ से, जो क्लास यहाँ पर आपकी आज देख रहे हैं पहले क्लास की, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और उस पीडीएफ में क्या होगा, आप अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन भी तैयार कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में आप जो है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के साथ साथ आप एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी तैयारी पूर्ण रूप से कर पाएंगे। इसमें आप देखते हैं पहले चैप्टर में हमने 25 एमसीक्यूज रखा है, दूसरे चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चंस हमने रखे हैं। ये सब क्वेश्चंस परीक्षाओं की दृष्टि से पूछे गए हैं। इस चैप्टर से बनने वाले 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, परीक्षाएं पूछे जाने वाले हैं, उनको उनका व्याख्यात्मक विवरण के साथ मैंने उसको तैयार किया है। लगभग आप मान के चलो बहुत टाइम लगा है इस पीडीएफ को तैयार करने में, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यूनिट नंबर 1 की पूरी पीडीएफ तैयार हो चुकी है, 7 यूनिट और बचे हुए हैं, उनकी पीडीएफ जल्दी बनती रहेगी और जैसे जैसे बनती रहेगी पीडीएफ वो ग्रुप में सब मिलती रहेगी, ठीक है। सभी यूनिट्स के लिए पूरी तैयारी करवाने का प्रयास। और साथ ही साथ में जैसे क्लास आपकी होगी अब परीक्षा के दौरान, मॉडल पेपर, ठीक है, मैराथन क्लास, सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास, ठीक है। इसके अलावा रिवीजन क्लास, ये सारी क्लासेस जो होंगी आपकी सभी यूनिट से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बनते हैं वो सब आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप से। सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस वैध है, मतलब कि आपका पॉलिटिकल साइंस, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऐसे ही आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पेपर करवाते हैं, उन सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। कहीं पर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीरीज किताब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं और तैयारी करते हैं, बहुत ही बेहतर अंदाज में आपको चीजें मिलेंगी। विश्वास मानिए सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। अब की बार अलग टाइप की तैयारी होने वाली है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं कि हाँ, जो सिलेबस है बिल्कुल कंप्लीट पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगी सबकी और पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिलती रहेगी। परेशान नहीं होना, भटकना कहीं पर नहीं है। यानी पीडीएफ नोट्स जो है परीक्षा के अंतिम दौरान तक आपको इतना मैं कवर करवा दूंगा सारे यूनिट से, जो एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। सारे प्रश्न आपके अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए। चलिए, सब कुछ यानी कि आपके 2 पेपर ये और 2 पेपर 2 यानी 4 पेपर और एक एनालिटिक एबिलिटी। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल एविडेंस को करिकुलर में हमेशा ऑब्जेक्टिव पेपर उसका सभी विश्वविद्यालय का होता है, तो उसके लगभग 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे आंसर के साथ, वो भी आपको मिलेगा। तो परेशान नहीं होना, सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित कर दिया गया है, तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है, सब कुछ बारीकी के साथ मैं दूंगा। चलिए अब इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। सुदूर हेडिंग डालिएगा, सुदूर संवेदन की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग। पहले विद्वान आते हैं, उनका नाम है लिंडग्रेन। लिंडग्रेन महोदय क्या कहते हैं भैया? लिंडग्रेन महोदय कहते हैं कि सुदूर संवेदन एक ऐसी कला और ऐसा विज्ञान है, यानी कहते कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है, ये दोनों बताते हैं लिंडग्रेन, जिसमें बिना किसी वस्तु को छुए, ऐसी कला या ऐसे विज्ञान है रिमोट सेंसिंग जिसमें किसी भी चीज को बिना छुए उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ऐसे विज्ञान या शास्त्र को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। बढ़िया परिभाषा है, सरल परिभाषा याद कर सकते हैं। दूसरे विद्वान है अमेरिकी फोटोमेट्री संस्था के अनुसार, अमेरिकी फोटोमेट्री संस्था कहती है इसकी परिभाषा को देते हुए रिमोट सेंसिंग की, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी स्थान की जानकारी
वहां से निकलने वाली या परावर्तित होने वाली ऊर्जा, जैसे प्रकाश को नाप करके प्राप्त की जाती है, यानी प्रकाश को नाप करके वहां की ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। वहां के बारे में, किसी स्थान के बारे में जानकारी प्रकाश को माप करके कर ली जाती है। ठीक है, ये अमेरिकी फोटोमेट्री संस्था के अनुसार रिमोट सेंसिंग की परिभाषा दी गई। अगले विद्वान आते हैं जोसेफ कैंपबेल। जोसेफ कैंपबेल कहते हैं बाबू, जोसेफ कैंपबेल क्या कहते हैं? जोसेफ कैंपबेल कहते हैं कि यह एक ऐसी विधि होती है, रिमोट सेंसिंग कैसी विधि होती बाबू? रिमोट सेंसिंग ऐसी विधि होती है जिसमें हम रेडियो तरंग माने कि जो रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक है, उन तरंगों, प्रकाश या अन्य ऊर्जा के माध्यम से, रेडियो तरंगों के माध्यम से या प्रकाश के माध्यम से या अन्य किसी ऊर्जा या उष्मा के माध्यम से हम करते क्या है? माध्यम से बिना वस्तु को छुए उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। बिना वस्तु को टच किए, बिना वस्तु को छुए हम उस चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं। यही होता है रिमोट सेंसिंग। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा किसने भैया? जोसेफ कैंपबेल ने कहा। अब इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में आप एक अपनी परिभाषा भी लिख सकते हैं, जिसको मैंने आपके लिए तैयार किया है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार एक परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा क्या है? देखिए, सुदूर संवेदन वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें, कैसी वैज्ञानिक प्रक्रिया? एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में हम करते क्या है बाबू? हम किसी स्थान की जानकारी वहां की धरातलीय वस्तुओं, संरचनाओं या घटनाओं की स्थिति को बिना वहां जाकर प्राप्त करते हैं। यानी चाहे घटनाओं की जानकारी हो किसी स्थान की, या संरचना उस स्थान की कैसी है, उस स्थान का धरातलीय स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वहां की वस्तुएं कैसी हैं, कहां पर क्या, कहां पर कौन सा चीज है, इन सभी चीज की जानकारी बिना वहां पर जाए हम प्राप्त कर लेते हैं। यह कार्य कैसे हम करते हैं? यह कार्य हम उपग्रह के माध्यम से करते हैं, यानी सैटेलाइट के माध्यम से हम ऐसी जानकारी प्राप्त करते हैं बिना वहां पर जाए। रडार के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, सेंसर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, और अन्य ऐसे तमाम प्रकार के टेक्निकल यंत्र हैं, टेक्निकल मशीनें हैं, जिनके माध्यम से हम तमाम प्रकार की चीजों का पता कर पाते हैं, ठीक है, बिना वहां पर जाए। यह जानकारी तापमान को नापने के लिए जरूरी है, तापमान बता सकती है। तापमान रंग, आकृति, संरचना, नमी, वनस्पति, जल की उपस्थिति आदि के रूप में हो सकती है। यानी किसी स्थान पर जल की उपस्थिति कितनी है, कहाँ पर कौन सी वनस्पति है, इसका पता लगाने के लिए नमी कितनी है वायु में या मिट्टी में कितनी नमी है, संरचना कैसी है, किसी जो है मिट्टी की, लैंड की कैसी संरचना है, आकृति कैसी है किसी भी चीज की, या रंग कैसा है किसी भी स्थान का, तापमान कितना है वहां का, ये सब जानकारी हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग ना केवल किसी एक क्षेत्र में काम करने के लिए जरूरी है, जबकि रिमोट सेंसिंग एक ऐसी तकनीक होती है जो कि बहुउद्देशीय होती है। सभी क्षेत्रों में आप देखते हैं रिमोट सेंसिंग का आज दबदबा बढ़ता जा रहा है। रिमोट सेंसिंग यहाँ तक कि आप देखते हैं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सब कुछ संभव हो रहा है, यानी कोई भी काम ऐसा जगत में बचा नहीं है जो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ना हो पाए, यानी सारे काम आजकल रिमोट सेंसिंग के द्वारा हो रहे हैं। उदाहरण के रूप में अगर इसी चीज को आप समझने का प्रयास करें तो समझे, जैसे कि अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आई है मान लेते हैं, और हम वहां नहीं गए हैं और हम वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम वहां एक प्रकार से कौन से गांव में बाढ़ आई है, कौन से गांव में पानी ज्यादा भरा है, कौन से गांव में कम भरा है, ये सब जानकारी अगर हमको जाननी है, बाढ़ के बारे में कितने लोग मरे हैं, ये सब जानकारी हमको मिल जाती है सुदूर संवेदन के माध्यम से। सुदूर संवेदन का प्रयोग आप करेंगे और उसके प्रयोग से बाढ़ कितने एरिया को प्रभावित किया है, सब कुछ जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। रिमोट सेंसिंग यह प्रक्रिया होती है, मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझा दिया। रिमोट सेंसिंग का अर्थ आपने समझ लिया, रिमोट सेंसिंग की परिभाषा आपने समझ ली। अब हम समझेंगे रिमोट सेंसिंग के बारे में आगे। रिमोट सेंसिंग के प्रकार, रिमोट सेंसिंग कितने प्रकार का होता है, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। परीक्षा चाहे आप किसी भी मोड में तैयारी करें, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे पढ़ रहे हैं चाहे हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों माध्यम के बच्चों के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस, बहुत सरल भाषा में हिंदी अंग्रेजी दोनों चीजों में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला अंतर क्या है, देखिए सॉरी, पहला प्रकार, क्रिया के आधार पर अगर हम बांटे सुदूर संवेदन को, क्रिया यानी कर्म के आधार पर, काम करने के तरीके के आधार पर या काम करने के तरीके के हिसाब से अगर हम बांटते हैं इसको सुदूर संवेदन को, तो सुदूर संवेदन जो होता है कई प्रकार का होता है। आइए देखते हैं, पहला होता है आपका काम करने के आधार पर, पहला होता है सक्रिय सुदूर संवेदन।
यानी एक्टिव रिमोट सेंसिंग। कैसा? एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसको समझो भैया। एक्टिव रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है सक्रिय रिमोट सेंसिंग। इसमें होता क्या है, इसमें यंत्र जो होता है खुद कोई किरण, जैसे कि माइक्रोवेव भेजता है, यानी खुद जो यंत्र होता है खुद ही कोई किरण भेजता है पहले। अब वह किरण जो होती है वस्तु के पास जाती है और वस्तु से टकराती है, और वस्तु से टकरा करके वह माइक्रोवेव फिर वापस आती है, और उस यंत्र मतलब कि उस मतलब और यंत्र उसे किरण को पकड़ लेता है और उससे पकड़ करके जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसे दिन या रात कभी भी किया जा सकता है, यानी कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में चाहे आप दिन में एक ये प्रक्रिया करें चाहे रात में प्रक्रिया करें, दोनों स्थितियों में होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। उदाहरण के रूप में अगर देखें, जैसे कि इसमें एक्टिव रिमोट सेंसिंग में जैसे रडार काम करता है, लिडार काम करता है, और कार्टोसेट उपग्रह, ये सब जो है उदाहरण के रूप में ये काम करते हैं किसमें, ये काम करते हैं सक्रिय सुदूर संवेदन में। तो सक्रिय सुदूर संवेदन क्या है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सक्रिय सुदूर संवेदन, ये यंत्र खुद कोई किरण जो होता है जैसे माइक्रोवेव भेजता है, फिर जाकर के वह वस्तु से टकरा करके फिर वापस आती है, फिर उसको पकड़ लेता है रडार, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना निष्कर्ष निकालता है। दिन रात कभी भी ये काम किया जा सकता है, ये काम करता है। ठीक है, दूसरा होता है काम करने के आधार पर, दूसरा होता है निष्क्रिय सुदूर संवेदन। दो ही प्रकार का होता है। ठीक है, सक्रिय सुदूर संवेदन और निष्क्रिय सुदूर संवेदन काम करने के आधार पर। ये क्या करता है, इसको बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग, उसको बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग, इसको बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। इसमें क्या होता है, इसमें यंत्र जो होता है खुद कुछ नहीं भेजता है, यानी कि इसमें यंत्र जो होता है कोई माइक्रोवेव वगैरह नहीं भेजता है, यंत्र कुछ नहीं करता है, बल्कि केवल सूरज की रोशनी को देख करके जानकारी प्राप्त करता है, यानी केवल सूरज की रोशनी को देख करके प्राप्त करता है, कोई किरण वगैरह नहीं भेजता है, जो निष्क्रिय सुदूर संवेदन होता है। जबकि सक्रिय में क्या होता है, जो सुदूर संवेदन जो यंत्र होता है वो खुद ही माइक्रोवेव भेजता है, इसमें केवल सूर्य के प्रकाश से जानकारी प्राप्त करी जाती है। इसीलिए यह काम केवल दिन में ही संभव हो पाता है, रात में यह काम नहीं संभव होता, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के बिना काम नहीं करता है। ठीक है, ये होता है निष्क्रिय सुदूर संवेदन। उदाहरण के रूप में जैसे समझे, जैसे लैंडसेट उपग्रह जो होते हैं कुछ इसी टाइप के होते हैं, और IRS उपग्रह जो होते हैं वो भी इसी टाइप के होते हैं। तो ये दो उदाहरण के माध्यम से आपने समझा, तो क्लियर। तो काम के आधार पर सुदूर संवेदन दो प्रकार के होते हैं, निष्क्रिय सुदूर संवेदन और सक्रिय सुदूर संवेदन। ठीक है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़े। चले दूसरा दूसरा आधार अगर देखें इसका वर्गीकरण का, तो दूसरा आधार है रंगों यानी तरंग दैर्ध्य के आधार पर। ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर देखें, तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग देखें, तो इसको कई भागों में बांटते हैं। जैसे पहला आपका है पैन क्रोमैटिक टाइप का जो है प्रकार से जो रिमोट सेंसिंग है, ये क्या होता है, पैन क्रोमैटिक रिमोट सेंसिंग केवल काले सफेद रंगों में चित्र देता है, काले और रंगीन यानी ब्लैक एंड व्हाइट में चित्र देता है ये। ठीक है, जो पैन क्रोमैटिक होता है रिमोट सेंसिंग। दूसरा, स्पष्ट और तेज तस्वीर एक प्रकार से खींचता है, एकदम से स्पष्ट और तेज तस्वीर खींचने में माहिर है ये होता है। दूसरा होता है आपका मल्टी स्पेक्ट्रल जो होता है, इसमें कई रंगों में चित्र देता है ये। ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग कई रंगों में चित्र देता है, जिसका ऐसा चित्र होता है, रंग होता है, वैसा वो चित्र खींचता है। एक पहला क्या था आपका, उसमें केवल एक ही मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट दो ही चित्र खींचते थे, इसमें कई चित्र आपको मिलेंगे खींचने वाले। ठीक है, इसमें कई चित्र आपको मिलेंगे। और दूसरी बात है खेतों का, जंगलों का, जल स्रोतों के अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है मल्टी स्पेक्ट्रल का, क्योंकि इसमें जैसे खेत में तमाम प्रकार के कलर होंगे तो उन सभी कलरों को कैच कर लेता है फोटो में। तीसरा होता है रिमोट सेंसिंग, वो होता है हाइपर स्पेक्ट्रल टाइप का जो सुदूर संवेदन है या रिमोट सेंसिंग है। ये क्या होता है, ये सैकड़ों रंगों की जानकारी देता है, कोई भी जानकारी। आजकल के जो कैमरे हैं मोबाइल फोन के, जो बड़े बड़े कैमरे हैं, उन कैमरों में आप देखेंगे तो एक ऐसा रिमोट सेंसिंग मतलब एक ऐसा फिट किया जाता है सिस्टम, ये वाला क्या नाम है, हाइपर स्पेक्ट्रल, जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइपर स्पेक्ट्रल टाइप का जो सिस्टम होता है रिमोट सेंसिंग, उसमें होता है तो वो कैमरा हर एक कलर को जो है कैच कर लेता है, छोटा छोटे से छोटा कलर को उस कलर में एक प्रकार से दिखाता है। नॉर्मल कैमरे जो होते हैं उतना नहीं दिखा पाते हैं, तो सैकड़ों रंगों की जानकारी देता है। दूसरी बात, वैज्ञानिक खोज और खनिज अध्ययन में उपयोगी होता है। वैज्ञानिक खोज करना हुआ या खनिजों का पता लगाना हो, महीन से महीन काम करना हुआ, तो आपका हाइपर स्पेक्ट्रल का प्रयोग किया जाता है। तीन टाइप के होते हैं भाई, देखें आपका रंगों के आधार पर जो आपका रिमोट सेंसिंग है वो तीन प्रकार का होता है। पैनक्रोमैटिक जो कि शुरुआती दौर में था, फिर मल्टी स्पेक्ट्रल आया, फिर उसके बाद में हाइपर स्पेक्ट्रल आ गया,
जो कि सभी के लिए जरूरी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार क्या है? रिमोट सेंसिंग का अगला प्रकार है मंच के आधार पर। ठीक है, प्लेटफॉर्म के आधार पर अगर देखें तो रिमोट सेंसिंग भी ये भी कई प्रकार का होता है। पहला है भू आधारित रिमोट सेंसिंग, यानी कि ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग। ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग जो होता है, भू आधारित रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन, इसमें होता क्या है? पृथ्वी पर लगे यंत्रों से जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी पर तमाम सारे यंत्र लगे हैं, उनसे हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, भू आधारित यानी जो कृत्रिम उपग्रह लगे हैं। जैसे मौसम स्टेशन लगा हुआ है तो बताता है कि भाई मौसम कब बिगड़ेगा, कब क्या होगा। मौसम स्टेशन बना हुआ, तहाँ तमाम कैमरे लगे हैं तमाम चीजों को बताने के लिए। तमाम जो है रिमोट सेंसर लगे हुए हैं जो कि बताते हैं कि भाई पानी कब बरसेगा, कहाँ कहाँ पर बरसेगा, ये सब चीजें। ठीक है, दूसरा होता है आपका वायु, मतलब कि वायु वाहन, जिसको आप एयरबोर्न कहते हैं। वायु वाहित जिसको आप कहते हैं, जैसे हवाई जहाज या ड्रोन से चित्र लिए जाते हैं, उसको वायु वाहित कहते हैं। यानी कि वायु के माध्यम से वायविक फोटो जिसको आप कहते हैं, वायु की फोटो जिसको कहते हैं, कि हेलीकॉप्टर से फोटो खींच लिया या ड्रोन से ऊपर से फोटो खींच लिया। ठीक है, एक तो होता है भू आधारित, भूमि पर आधारित ही, भूमि पर है टिका। एक वायु में रहता है, मंच जो है वायु में रहता है, तो वो होता है ये सीमित क्षेत्र के लिए जरूरी होता है। वायु में जो है कुछ सीमित क्षेत्रों को निगरानी करने के लिए इसको सेट किया जाता है। तीसरा जो रिमोट सेंसिंग का प्रकार होता है वो होता है उपग्रह आधारित, सैटेलाइट बेस्ड। ये अंतरिक्ष में स्थित होते हैं, उपग्रह द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह तमाम सारे से मौसम का या फिर जो मैप, गूगल मैप वगैरह आप देखते हैं, वो सब सैटेलाइट ही है, वो सब ऊपर स्थित है, जो कि हर एक चीज के बारे में जानकारी हमको देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यह सबसे अधिक प्रयोग होता है आजकल। ठीक है, जो उपग्रह आधारित जो रिमोट सेंसिंग है, सबसे अधिक मात्रा में इसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से रिमोट सेंसिंग के कई प्रकार, कई आधारों पर हमने बताया। ठीक है, वेवलेंथ के आधार पर, तरंग दैर्ध्य के आधार पर रिमोट सेंसिंग 3 प्रकार के मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ में मंच के आधार पर भी 3 प्रकार के आपके होते हैं, एक तो भू आधारित, एक वायु वाहित और एक उपग्रह आधारित। और फिर पहला मैंने बताया था आपका, ठीक है, निष्क्रिय और सक्रिय, 2 प्रकार के। क्लियर, काम के आधार पर या कार्य के आधार पर। इस तरीके से आपने बहुत चीजों को समझ लिया। अब आगे समझते, तो रिमोट सेंसिंग का प्रकार आपका हो गया। रिमोट सेंसिंग का प्रकार आपका टॉपिक जो है ये आगे। अब दूसरा आपका जो हेडिंग आपको डालना है, कौन सी हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालिएगा बेटा, सुदूर संवेदन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये इंपॉर्टेंस ऑफ महत्व, मतलब कि प्रश्न परीक्षा में आता रहता है, इसके लिए मैंने इसको रख दिया है। ठीक है, देखिए, सुदूर संवेदन आज के समय की एक अत्यंत आवश्यक और उपयोगी तकनीक है। यानी कि अगर आज रिमोट सेंसिंग को हटा दें तो मनुष्य का जीवन जो होगा उतना सफल नहीं हो पाएगा जितना है। यानी ये एक उपयोगी तकनीक है, इसका महत्व जो है बहुत सारे क्षेत्रों में इसका महत्व आज बढ़ चुका है। बिना रिमोट सेंसिंग के कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, सबसे पहली बात, कृषि में सहायता करता है। यानी कि फसल की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए, फसल कैसी है, फसल कितनी होगी, एक बड़े क्षेत्रों में फसल का अनुमान लगाने के लिए हम इस प्रकार के सेंसर का प्रयोग करते हैं। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम फसल की प्री जानकारी, फसल कैसी होगी, कितनी फसल है, ऊपर के माध्यम से फोटो लेकर के हम पता लगा पाते हैं, यानी फसल की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए। दूसरी बात, मिट्टी की नमी की जांच करने के लिए भी हम रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करते हैं, ये भी महत्व है। इसके साथ साथ रोग कीटों की जानकारी, यानी कि किस रोग, मतलब कि कौन सा रोग, किस कीट से कौन सा रोग होता है या कौन सा रोग प्रभावित कर रहा है फसल को, ये सब जानकारी भी हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पता कर पाते हैं। यानी ये कृषि के क्षेत्र में सहायता करता है। ठीक है, कृषि को आगे बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ में दूसरा इसका महत्व ये है कि पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। ये पर्यावरण की सुरक्षा करता है, कैसे? जैसे वनों की कटाई की निगरानी करना हुआ, ऊपर कैमरा फिट कर दिया गया और वहां से कैमरा देख रहा है कि भाई वनों की कटाई कौन कर रहा है, और तुरंत जो है जानकारी भेज देगा जो है पुलिस के पास कि भाई यहाँ पर वन कटाई हो रही है। पुलिस वहां पर पहुंच करके उसको 4 सोटा मारेगी और बंद कर देगी। और फिर इससे संदेश क्या जाएगा और लोगों में, अगर जंगल काटोगे तो पकड़े जाओगे, कितना भी तीरंदाज आप क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, वनों की कटाई की निगरानी करने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग होता है, ये महत्व है इसका। साथ ही साथ में प्रदूषण पर नजर रखता है कि भाई प्रदूषण, यानी कि वो वायु की गुणवत्ता, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो सब कैसे पता चलता है, ये सब रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही पता चलता है कि रिमोट, मतलब कि वायु में जो है कितना ज्यादा प्रदूषण है। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करने के लिए, प्राकृतिक संसाधन है उनको कैसे मैनेज किया जाए, वो कहाँ कहाँ पर है, कितनी मात्रा में है, कितना उपयोग किया जाएगा, कितना नहीं किया जाए, ये सब जानकारी आप तभी जो है कर पाते हैं जब आप रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उस संसाधनों की पता लगा पाते हैं कि भाई संसाधन कितना मात्रा में है, कहाँ कहाँ पर फैला है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका उपयोग कैसे करना है, ये हम डिसाइड करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं।
तो पर्यावरण की सुरक्षा करने में रिमोट सेंसिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, यानी इसका महत्व ये भी है। तीसरा महत्व क्या है रिमोट सेंसिंग का? देखिए तीसरा महत्व आपदा प्रबंधन में, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कहीं पर बाढ़ आई है, कहीं पर भूकंप आया है, सुनामी आई है, उसकी जानकारी है तो पहले से भी जानकारी देगा, अलर्ट भी करेगा रिमोट सेंसिंग। साथ ही साथ में अलर्ट के साथ साथ रिमोट सेंसिंग आपको यह बताता है कि भाई कितने क्षेत्र में हानि हुई है, बाढ़ के जल कहाँ कहाँ तक भरे हैं, कितना जल स्तर है, ठीक है, कब और भी कितने क्षेत्र में फैल सकता है, समुद्र की लहरें कितनी गति से आ रही है, सब कुछ रिमोट सेंसिंग हमको बताता है। रिमोट सेंसिंग का महत्व क्या है? बाढ़, भूकंप, सूखा जैसे आपदाओं की जानकारी देने में और उस प्राकृतिक आपदाओं से बचाव कैसे किया जाए उसमें मार्गदर्शन करता है। और इससे कितना हानि हुई है उसी हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए, यानी सरकार जो है क्षतिपूर्ति अगर करती है तो कितने क्षेत्रों पर कहाँ कहाँ बाढ़ आई है उसकी पूरी जानकारी देनी होती है सरकार को। तो वो सब जानकारी हम किसके माध्यम से पता लगा पाते हैं? रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम वो सारी जानकारी का इकट्ठा करते हैं और सरकार तक भेजते हैं। रिमोट सेंसिंग आज आपदा को प्रबंधित करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, ठीक है। चौथी बात, चौथा महत्व यह है रिमोट सेंसिंग का, शहरी और ग्रामीण योजना, जैसे कि सड़क बनवाना हुआ, सड़क कहाँ पर कितनी है, ठीक है, भवन का निर्माण, बस्ती की निगरानी, ठीक है, इन सभी का निगरानी करने के लिए रिमोट सेंसिंग जरूरी है। और भूमि का उपयोग की योजना कैसे, मतलब भूमि का उपयोग कहाँ, कौन सी भूमि कहाँ पर खाली है, कितनी भूमि खाली है, वहां पर क्या किया जा सकता है, इन सभी की जानकारी जब हम करते हैं या इनकी जानकारी के बारे में सोचते हैं कि भाई किसी जमीन पर कहाँ क्या करना है, कहाँ कहाँ पर सरकार की जमीनें खाली हैं, तो सरकार इन सभी पर निगरानी रखती है। तो इन सब निगरानी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से रखी जाती है, ठीक है। अगला महत्व क्या है रिमोट सेंसिंग का? अगला महत्व भैया पांचवा, सैन्य कार्यों में उपयोग होता है। आप देखते हैं सेना जो होती है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से बहुत सारे काम करती है, ठीक है। जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी करना हुआ तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से तमाम जानकारी हम पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। या फिर जो है सीमा पर क्या विवाद हो रहा है, जो विरोधी देश है या फिर जो सामने वाला जो देश है वो कौन सी गतिविधियां कर रहा है अपने एरिया में, ठीक है, कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं कर रहा जिससे हमको खतरा हो। तो उन सभी चीजों की निगरानी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से रखी जाती है। दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाना, तो ये सब चीजें जो होती हैं रिमोट सेंसिंग ही एक प्रकार से इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। रिमोट सेंसिंग का उपयोग सैन्य कार्यों में भी इसका उपयोग है। साथ साथ में इसका महत्व क्या है, अगला महत्व, लास्ट महत्व क्या है? खनिज खोज और वैज्ञानिक अध्ययन, यानी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए और खनिज कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कोयला है, कहाँ सोना है, ये सभी की जानकारी भी इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। खनिजों की उपस्थिति का अनुमान लगाना जो होता है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम लगा पाते हैं। साथ ही साथ में मौसम, जलवायु, समुद्र विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान रिसर्च करना हुआ रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही पता कर पाते हैं। जैसे कि समुद्र में, आप समुद्र की गहराइयों में क्या है, जब उसमें हम कैमरे लगा करके जाते हैं, कैमरा छोड़ देते, रडार के माध्यम से तमाम जानकारी हम ग्रहण कर पाते हैं। ये सब रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही संभव हो पाया है। रिमोट सेंसिंग का सारा महत्व है, आप लिख दीजिएगा। ये तमाम प्रकार के महत्व मैंने आपको बता दिए जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और जो है सब चीजें आपने समझ लिया। दूर संवेदन का महत्व आपका हो गया। जो महत्व है बेसिकली वो इसका स्कोप भी है, उसका विषय क्षेत्र भी है। जैसे इसका भी समझे, सुदूर संवेदन का विषय क्षेत्र हेडिंग डलेगा स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग। स्कोप माने विषय क्षेत्र, क्या क्या इसमें होता है, किस किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है। देखिए सुदूर संवेदन का उपयोग आज लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में हो रहा है। कृषि के क्षेत्र, जैसे फसल की स्थिति का पता लगाने के लिए, नमी, मिट्टी की बीमारियां फसलों में कैसी कैसी हैं, उन सभी को पहचानने के लिए हम जरूरत पड़ती है इसकी। इसके साथ उपज अनुमान लगाना रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही संभव हो पाता है। ऐसे ही वनों में आप देखते हैं वन का विस्तार कितना है, वन की कटाई की निगरानी करना हुआ, जंगलों की आग का पता लगाना हुआ, जंगल में आग लगी है, कितने दूरी पर लगी है, उसको कैसे बुझाया जाए, इन सभी की जानकारी आप देखते हैं। मतलब कैसे बुझाया जाए तो आप पता लगाएंगे, कहाँ पर आग लगी, कितने दूर पर लगी है, कितने दूर, कितने एरिया में लगी है, उन सभी की एक फोटो क्लिक करेगा और एक बड़ी फोटो, आप पूरे जंगल की फोटो एक साथ देख पाएंगे छोटे से फोटो के माध्यम से। ये सब जानकारी हमको मिलती है इससे, तो ये सब इसका विषय क्षेत्र में लिख सकते हैं। इसके अलावा जल संसाधन में, जल संसाधन जैसे कि नदियों, झीलों और तालाबों की स्थिति का पता लगाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। नदियों की स्थिति क्या, नदियां कहाँ पर गिरती, कहाँ पर बहती हैं, सब कुछ पूरा, ठीक है। झील कितनी बड़ी है, कहाँ कहाँ पर झील प्रभावित कर सकती है, तालाबों की स्थिति क्या है भारत में, इन सभी की जानकारी हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से रखते हैं। इसके अलावा जल स्तर में परिवर्तन की निगरानी, जल स्तर में समुद्र का जलस्तर हो, नदियों का जलस्तर हो, ग्लेशियर पिघल रहे हैं कि नहीं पिघल रहे हैं, इन सभी चीजों की जानकारी कहीं ना कहीं पे हमको कहाँ से मिलती है, इन सभी चीजों की जानकारी हमको मिल जाती है। कहाँ से बेटा? इन सभी चीजों की जानकारी हमको रिमोट सेंसिंग के माध्यम से मिल जाती है, ठीक है।
यानी कि रिमोट सेंसिंग जो है वो किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि एक मल्टी मल्टी सब्जेक्टिव मतलब मल्टी सब्जेक्ट को कवर करता है, बहु विषयक सब्जेक्ट है या बहु विषयक इसका स्कोप है या प्रकृति है। सभी विषयों में इसकी उपयोगिता होती है। आजकल तो भाई आधुनिकता के दौर में आप देखेंगे कि इसका ज़रूरत ही पड़ती है, हमेशा ज़रूरत पड़ती रही है। तो इसकी ज़रूरत लगातार पड़ती रही है और बढ़ भी रही है, ठीक है? लगातार आप देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग का उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तो चाहे जल संसाधन में हो, वायु प्रबंधन में हो या किसी भी चीज़ में। अगला है आपका शहरी योजना में, जैसे कि शहर का फैलाव कितना है, कौन सा शहर कितना फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पर विकास है, कहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां हैं। जब ऊपर से हम फोटो खींचते हैं तो सब पता चल जाता है, ठीक है? और भी चीजों ऊपर से नहीं, बगल से, दाएं से, बाएं से, तमाम फोटो कई एंगल से हम चीजों को देख पाते हैं। शहरों को हम कई एंगल से समझ पाते हैं। भवन का निर्माण कितनी ऊंचाई तक सही है, भवन का निर्माण कैसे होता है, सब चीजों को हम समझ पाते हैं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। यातायात और जनसंख्या का अध्ययन भी हम इसके माध्यम से करते हैं इसमें, रिमोट सेंसिंग में। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग में हम आपदा प्रबंधन भी देखते हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा, भूकंप जैसे आपदाओं की जानकारी, राहत कार्यों के लिए मार्गदर्शन, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। जैसे जो काम इसके महत्व में हमने लिखा था वो स्कोप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जलवायु और पर्यावरण में भी इसका बड़ा उपयोगिता रहती है, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने में हुआ, तापमान कितना है, घटता कब है, बढ़ता कब है, वायु प्रदूषण की मतलब कि वायु की गुणवत्ता कितनी है, वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी देना हुआ, ठीक है? और पारिस्थितिकी संतुलन, ठीक है? यानी कि जो एक प्रकार से पारिस्थितिकी संतुलन है, पारिस्थितिकी की जो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा गिरने ना पाए। इन सभी चीज़ों की ज जानकारी जो होती है ये, यही रखता है, रिमोट सेंसिंग रखता है। तो रिमोट सेंसिंग में इन सभी चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। आज रिमोट सेंसिंग अगर ना होता तो तमाम प्रकार की आपदाएँ हमको नष्ट करके चली जा सकती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। निष्कर्षतः हम कुछ कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में मैंने तैयार किया निष्कर्ष आपके लिए। जब भी आप कोई उत्तर लिखें दीर्घ उत्तरीय तो उसमें निष्कर्ष जरूर डाल दें। निष्कर्ष डालने से क्या होता है कि एक एग्जामिनर जो होता है जब आपका उत्तर कभी पढ़ेगा तो आपसे बहुत प्रभावित होगा, आपसे बहुत खुश होगा कि जो है बच्चों ने बड़ी मेहनत करी है। और खास करके जब आप हमारे ये इस नोट्स को पढ़ करके जाओगे और लिख करके आओगे, एग्जामिनर इतना प्रसन्न हो जाएगा कि वो एक प्रकार से आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। नंबर ऐसे उसका हाथ वो नहीं चाहेगा कि हम 10 नंबर दे दें इसमें, लेकिन वो 8 नंबर 9 नंबर दे ही देगा, इतना जबरदस्त आप लिखोगे तो, ठीक है? क्योंकि ये सब ऐसे पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जिसको मैंने ढूंढा है आपके लिए, जिसके आपके लिए तैयार किया है मैंने पीडीएफ पूरा। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। निष्कर्षतः आप ये कह सकते हैं, निष्कर्ष में आप कह सकते हैं बेटा कंक्लूजन में कि सुदूर संवेदन का उपयोग आज केवल भूगोल क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह एक बहुव्यापी तकनीक बन चुका है। इसके प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। आइए हम इसको बताने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट ये है बेटा कि यह जानकारी पाने की एक तेज और सुरक्षित और आधुनिक तकनीक होती है। क्या? यानी यह जानकारी प्राप्त करने की एक तेज तकनीक है, सुरक्षित तकनीक है और आधुनिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है? आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो कि हमको क्या करवाती है, जो कि हमको जानकारी प्राप्त करवाती है। इसके अलावा इससे मानव प्रयासों की बचत होती है और बड़े क्षेत्रों की जानकारी हमको बहुत कम समय में मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य अगर उतने क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करेगा तो बड़ी मेहनत उसको मनुष्य को करनी पड़ेगी और बहुत समय लगेगा उसको मेहनत करने में। इसीलिए वायविक फोटो के माध्यम से या रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम उस चीज का पता लगा लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? इस तरीके से चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके अलावा और भी आगे बढ़ते हैं और चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात है कि यह आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है रिमोट सेंसिंग। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग की और क्या उपयोगिता है? रिमोट सेंसिंग जो होता है यह नवीन भारत के डिजिटल विकास का एक आधार भी तैयार करता है। रिमोट सेंसिंग ये भी काम करता है। साथ ही साथ में रिमोट सेंसिंग और क्या करता है, इससे भारत जैसे बड़े देश में नीति निर्माण और योजनाओं की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है, ठीक है? ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यह तकनीक विज्ञान, समाज और शासन यानी तीनों के बीच सेतु का कार्य करती है, ठीक है? सेतु माने कि एक पुल का काम करती है, किसके बीच में? टेक्नोलॉजी, तकनीक विज्ञान और समाज, और मतलब कि तकनीक विज्ञान, समाज और शासन तीनों के बीच में एक सेतु का काम करते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आज के युग में। रिमोट सेंसिंग का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व, प्रकृति सब कुछ आपने समझ लिया, स्कोप समझ लिया, ठीक है? अब रिमोट सेंसिंग से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे, यानी चैप्टर संख्या 1 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। लेकिन अभी केवल कंप्लीट नहीं, अभी 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने आपके लिए बनाए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही नहीं देखेंगे,
बल्कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको तमाम जानकारी भी मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने चीजों को बढ़िया तरीके से समझा भी दिया है। रिमोट सेंसिंग के टॉप 25 एमसीक्यूज जो शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किए गए आपके लिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न लिखिएगा, सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिमोट सेंसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए चलिए, रिमोट सेंसिंग का उद्देश्य क्या होता है? उपग्रह का निर्माण करना? बिल्कुल भी नहीं। मौसम का अध्ययन करना? कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना? बिल्कुल भी नहीं। पृथ्वी की सतह से सूचना एकत्र करना या मौसम का अध्ययन करना? तो सुदूर संवेदन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? पृथ्वी की सतह से सूचना एकत्र करना। ये सी ऑप्शन इसका हो सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा मैंने इसको थोड़ा सा तैयार किया ताकि आपको समझने के लिए, जैसे मान लेते मैं वीडियोज में तो बता दूंगा, बोल करके समझा देता हूँ, लेकिन जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो उसमें समझाने के लिए इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आप जैसे पीडीएफ पढ़ें तो फिर नीचे समझ लें कि भाई इसका आंसर ये क्यों होगा, उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि इसकी व्याख्या। देखिए, सुदूर संवेदन का मूल कार्य पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तुओं और घटनाओं की जानकारी इकट्ठा करना है, वह भी बिना सीधे संपर्क से, यानी बिना वहां पर जाए या पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तुओं, घटनाओं और उसकी जानकारी विस्तार से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न, सुदूर संवेदन में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है? सुदूर संवेदन में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है? भैया फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सुदूर संवेदन में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग होता है? यांत्रिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग होता है सुदूर संवेदन में, रिमोट सेंसिंग में। कैसे प्रयोग होता है समझे इसको। देखिए, सुदूर संवेदन में मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको आप कहते हैं ईएमआर, इसका उपयोग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमआर का उपयोग होता है, जैसे कि दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड रेडियो तरंगे, मतलब कि इंफ्रारेड रेडियो तरंगे, दृश्य प्रकाश, इन सभी का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें रिमोट सेंसिंग में सब विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है, इसके माध्यम से उसमें उत्पन्न होती है। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, सुदूर संवेदन की शुरुआत किस क्षेत्र में सबसे पहले हुई थी? भूगोल के क्षेत्र में? बिल्कुल भी नहीं। सैन्य विज्ञान में? बिल्कुल। सैन्य के लिए निगरानी रखने के लिए सबसे पहले सेनाओं ने इसका विकास किया, सुदूर संवेदन का। ठीक है, सैन्य निगरानी रखने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हो रहा था बेटा? 1939 में शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध और 1945 तक चलता रहा। ये 6 वर्षों तक युद्ध चला। 6 वर्षों तक युद्ध चला था। कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध कितने साल तक चला था? 2 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था आपका। कितने साल तक बेटा? 2 साल तक चला था, सॉरी 6 वर्षों तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, अब इसी के दौरान हवाई फोटोग्राफी का उपयोग दुश्मनों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए किया गया था सबसे पहली बार, जिससे इस तकनीक की शुरुआत मानी जाती है और यहीं से एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग जो है प्रचलन में आ गया और उसके बाद में फिर ये इसका कई क्षेत्रों पर प्रयोग होना शुरू हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। चौथा प्रश्न है बाबू, चौथा प्रश्न है पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव यानी कि जो निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग है पैसिव रिमोट सेंसिंग, एक्टिव जो सक्रिय रिमोट सेंसिंग है। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग किस पर निर्भर करता है? तो ये कृत्रिम ऊर्जा पर निर्भर करता है। कृत्रिम ऊर्जा पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत बात है। सूर्य के प्रकाश है, बिल्कुल ये सूर्य के प्रकाश, क्योंकि ये दिन में ही काम करता है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि निष्क्रिय जो होता है केवल दिन में काम करता है और सक्रिय जो होता है दिन और रात दोनों में काम करता है, क्योंकि वो खुद रेडिएशन उत्पन्न करता है, खुद माइक्रोवेव उत्पन्न करता है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या है? सूर्य का प्रकाश। शुक्ला पॉइंट कहता है विश्लेषण में कि पैसिव जो रिमोट सेंसिंग होता है वो सूर्य से प्राप्त प्रकाश पर निर्भर करता है और केवल उसी ऊर्जा का वो रिकॉर्ड करता है जो वस्तुओं से परावर्तित होकर के जाती है या होती है। उन्हीं ऊर्जा मतलब उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करता है। ये होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। कार्य के आधार पर रिमोट सेंसिंग 2 प्रकार के होते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या विशेषता है? या अपने स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अपने स्रोत से ही ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये केवल रात में कार्य नहीं करता। ये केवल रेडियो तरंगे प्रयोग करता नहीं। यह सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं, ये तो पैसिव वाला हो जाता है। भी नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा? या अपने स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न करता है स्वयं। ठीक है,
यानी कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में सेंसर खुद से क्या करता है, रेडिएशन उत्सर्जित करता है और फिर परावर्तित होकर के ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है, और जैसे रडार हो गया, ठीक है, लीडार हो गया, ये सब। छठा क्वेश्चन आप देखिएगा। छठा प्रश्न भैया, सुदूर संवेदन के कौन से दो मुख्य प्रकार हैं? सुदूर संवेदन के कौन से मुख्य प्रकार हैं? थल और जल बिल्कुल भी नहीं, दृश्य और अदृश्य भी नहीं, स्थितिक और गतिशील भी नहीं, सक्रिय और निष्क्रिय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिव एंड पैसिव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा। रिमोट सेंसिंग के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं कार्य के आधार पर, एक सक्रिय यानी कि एक्टिव और एक होता है निष्क्रिय जिसको पैसिव कहते हैं। ऊर्जा स्रोत पर आधारित होते हैं ये, ठीक है, एक तो सूर्य की ऊर्जा पर और एक जो है वो खुद की माइक्रोवेव उत्पन्न करता है। सातवां प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, रिमोट सेंसिंग सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? रिमोट सेंसिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सबसे पहले प्रयोग किया था एवरेट मेरिन और आरजे एल्डरकिन ने, ठीक है, यानी एवरेट मेरिल और आरजे एल्डरकिन ने इसका प्रयोग किया था। कब किया था? 1960 में सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत निम्न में से कौन सी टेक्निक आती है? रिमोट सेंसिंग में आप देखते हैं रेडियोग्राफी नहीं, माइक्रोस्कोपी नहीं, उपग्रह चित्रण, बिल्कुल उपग्रह चित्रण आता है इसमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपग्रह चित्रण। देखिए, सुदूर संवेदन में उपग्रह चित्रण या सैटेलाइट इमेजरी प्रमुख रूप से माध्यम में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न बाबू, जीआईएस का रिमोट सेंसिंग में क्या स्थान है? जीआईएस माने क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली या भौगोलिक सूचना तंत्र, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस क्या करता है? रिमोट सेंसिंग डेटा का विश्लेषण करता है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या करता है? रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं? डेटा का विश्लेषण करते हैं, भौगोलिक जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जो भी जानकारी हम कहां से प्राप्त करते हैं? रिमोट सेंसिंग से जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं उस जानकारी का विश्लेषण हम जीआईएस के माध्यम से करते हैं। जीआईएस का उपयोग यही है, ठीक है। आगे जैसे जीआईएस एक प्रमुख औजार होता है एनालिसिस करने का। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न आ चुका है। 10वां नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया। सुदूर संवेदन के लिए सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? सुदूर संवेदन के लिए सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? इनसेट, आईआरएस 1A, लैंडसेट 1 या फिर कार्टोसेट 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुदूर संवेदन के लिए सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? सबसे पहला उपग्रह था सुदूर संवेदन के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इस आंसर उसका, लैंडसेट 1, ठीक है। अमेरिकी लैंडसेट 1 उपग्रह जिसे 1972 में लॉन्च किया गया, पहला पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसा जो है सैटेलाइट थी पहली ये जिसने पृथ्वी को देखा है, पृथ्वी के देखने के लिए अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है। सुदूर संवेदन में पैसिव सेंसर किस प्रकार की ऊर्जा उपयोग करता है? पैसिव सेंसर जो होता है सूर्य के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपने हमारी क्लास अच्छी तरीके से देखी होगी तो क्वेश्चंस आपके फटाफट लग रहे होंगे, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। देखिए, पैसिव सेंसर्स वे होते हैं जो क्या होते हैं, जो स्वाभाविक स्रोत जैसे कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। वे स्वयं कोई ऊर्जा नहीं भेजते बल्कि परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा को मापते हैं। यह प्रक्रिया रिमोट सेंसिंग के ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में सामान्य सी बात होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग में रेजुलेशन क्या होता है? रेजुलेशन, रेजोल्यूशन को क्या बोलते हैं? चित्र की स्पष्टता और विस्तार को रेजोल्यूशन कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। चित्र की स्पष्टता और विश्लेषण को या विस्तार को हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। देखिए, रेजोल्यूशन जो होता है इससे आशय होता है कि किसी इमेज में कितनी सूक्ष्म जानकारी देखी जा सकती है, इसी को रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। कोई फोटो है, उस फोटो में कितनी हाई क्वालिटी की फोटो और कितना डीपली उसको हम देख सकते हैं। यह 4 प्रकार का होता है रेजोल्यूशन। पहला होता है स्पेशल यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा होता है स्पेक्ट्रल
रेजोल्यूशन, एक होता है आपका रेडियोमेट्रिक जो है रेजोल्यूशन, और चौथा होता है आपका टेम्पोरल रेजोल्यूशन। ठीक है, लिख लीजिएगा, स्पेशल स्पेशल स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक, टेम्पोरल। परीक्षा में अक्सर इससे जुड़े हुए सवाल इन चारों से पूछे जाते रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 13वां क्वेश्चन से भैया, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन का उपग्रह नहीं है? सुदूर संवेदन का उपग्रह कह रहे, देखें लैंडसैट है बिल्कुल, IRS भी ये उपग्रह है, यानी कि ये सैटेलाइट है सुदूर संवेदन का, स्पॉट भी है सुदूर संवेदन का, चंद्रयान जो है ये क्या है, ये सुदूर संवेदन का उपग्रह नहीं है। चंद्रयान जो होता है एक दूसरा यंत्र होता है, एक चंद्रमा का एक मिशन है यह, ठीक है, चंद्रयान। जबकि लैंडसैट, IRS और स्पॉट पृथ्वी को देखने के लिए, पृथ्वी को अवलोकित करने के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किए गए सुदूर संवेदन उपग्रह जो पृथ्वी पर निगरानी रखते हैं, पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसको पृथ्वी तक भेजते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला स्वदेशी सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सा था? इनसैट 1A या कॉर्टोसैट 1 या IRS 1A या फिर भास्कर 1? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला स्वदेशी सुदूर संवेदन उपग्रह, बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IRS 1A, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए IRS 1A को IRS 1A की बात की जाए तो इसको 1988 में लॉन्च किया गया था और यह भारत का पहला स्वदेशी सुदूर संवेदन उपग्रह था। इसके बारे में अगर आप जाने, इसे इसरो के द्वारा, या इसरो जानते हैं, इसरो भारतीय संस्था है, ठीक है, जो कि जैसे वो आपका नासा है ऐसे इसरो है, इसरो द्वारा विकसित किया गया है। ये कृषि, वन, जल और संसाधन आदि के अध्ययन में उपयोगी रहा है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया किसको, IRS 1A, ये पहला जो है स्वदेशी सुदूर संवेदन का सैटेलाइट है, जानकारी देता है कई मामलों में। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सुदूर संवेदन का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? सुदूर संवेदन का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सुदूर संवेदन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं किया जाता बेटा? मोबाइल नेटवर्क टावर निर्माण में नहीं किया जाता है, बाकी पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है, वन्य जीव सर्वेक्षण में किया जाता है और कृषि निगरानी में भी किया जाता है। सुदूर संवेदन का उपयोग मोबाइल नेटवर्क टावर निर्माण में नहीं करते हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, सुदूर संवेदन का मुख्य उपयोग पर्यावरण, वन, जल, खनिज और कृषि क्षेत्रों में होता है, ना कि टेलीफोन नेटवर्किंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका, 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन का संबंध किससे है? टेम्पोरल रेजोल्यूशन जो होता है, ये कितनी बार कोई उपग्रह एक ही स्थान पर डेटा लेता है इसको दिखाता है, यानी कितनी बार कोई उपग्रह एक ही स्थान से डेटा लेता है इसी को दिखाता है। इसी को बोलते हैं टेम्पोरल रेजोल्यूशन। उस समय अवधि को दर्शाता है ये, जिसके बाद एक उपग्रह किसी स्थान की दोबारा छाया चित्रण यानी कि रिविजिट करता है। यह मौसम, फसल की वृद्धि आदि के अध्ययन में अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, क्या ये एक प्रकार से टेम्पोरल रेजोल्यूशन जिसको आप कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें थर्मल रिमोट सेंसिंग में प्रयुक्त होती हैं? प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें थर्मल रिमोट सेंसिंग में प्रयुक्त होती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, यानी इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं वही इसके प्रयोग की जाती हैं। जो थर्मल रिमोट सेंसिंग होता है उसमें कौन सी किरणें होती हैं? इंफ्रारेड किरणें का उपयोग होता है, क्योंकि ये वस्तुओं से निकलने वाली ऊष्मा यानी ऊर्जा को पकड़ने में सक्षम होती हैं और यह तकनीक विशेष रूप से रात में निगरानी करने के लिए और जंगल की आग जैसे मामलों में उपयोगी होती है, जो है थर्मल रिमोट सेंसिंग। ठीक है, जो इंफ्रारेड रेज होती हैं ये एक प्रकार से जंगल की आग और खास करके रात में निगरानी रखनी होती है कहीं पर, उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन से बाबू, सुदूर संवेदन में डेटा अधिग्रहण का क्या अर्थ होता है? सुदूर संवेदन में डेटा अधिग्रहण का अर्थ होता है डेटा को एकत्रित करना, डेटा को इकट्ठा करना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डेटा को एकत्रित करना। ठीक है, सुदूर संवेदन में डेटा अधिग्रहण का तात्पर्य पृथ्वी की सतह से जुड़ी सूचनाओं को उपग्रह या सेंसर की मदद से संग्रहित करना होता है, यह प्रारंभिक चरण होता है इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुदूर संवेदन के उपयोग का क्षेत्र नहीं है? सुदूर संवेदन के क्षेत्र का उपयोग कौन सा नहीं है? कृषि होता है, बिल्कुल होता है। युद्ध की रणनीतियां भी बनती है इससे। चिकित्सा शल्य क्रिया इसमें नहीं शामिल है। मौसम पूर्वानुमान भी इसका लगता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन ही लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए, चिकित्सा शल्य सीधे कम सुदूर संवेदन के क्षेत्र में नहीं आती है। सुदूर संवेदन मुख्यतः पर्यावरण, कृषि, वन, जलवायु इत्यादि के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। इससे जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर नीचे, इससे आपको फायदा मिल रहा है? नोट्स अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, अगर आपको बिल्कुल ना अच्छा लगे तो आप बताइए, इसको मैं हटा दूंगा, इसको नहीं लिखूंगा, इसके बाद सही उत्तर पर टिक लगा दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका उत्तर भी साथ में लिख दे रहा हूँ तो ये आपके लिए, मेरे हिसाब से जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपके लिए उपयोगी होगा और जानकारी ही मिल रही है आपको। ठीक है, चलिए, सुदूर संवेदन में प्रयुक्त सेंसर किस प्रकार का होता है? सुदूर संवेदन में प्रयुक्त जो सेंसर होता है बेटा, ये किस प्रकार का होता है? विद्युत चुंबकीय सेंसर होता है। ये कैसा सेंसर होता है? विद्युत चुंबकीय सेंसर होता है। ठीक है, सुदूर संवेदन में मुख्यतः विद्युत चुंबकीय सेंसर का उपयोग किया जाता है, जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य के अनुसार ऊर्जा का पता लगाते हैं। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न, सुदूर संवेदन में प्रयुक्त प्लेटफॉर्म का क्या कार्य होता है? सुदूर संवेदन में प्रयुक्त जो प्लेटफॉर्म होता है वो सेंसर को समर्थन देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। किसको देता समर्थन? सेंसर को समर्थन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म वह माध्यम होता है बेटा जिस पर सेंसर लगे हुए होते हैं, उसी को प्लेटफॉर्म कहते हैं। जैसे कि उपग्रह, ड्रोन, विमान आदि, ये सेंसर को डेटा संग्रहण के लिए सहारा देते हैं। जैसे उपग्रह, ड्रोन, विमान, तो इस पर जो है चीजें इकट्ठी होती है, इसी में फिक्स करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्न में से कौन सुदूर संवेदन का लाभ है? इनमें से बताएं। सुदूर संवेदन का क्या लाभ है? देखिए, सीमित क्षेत्र तक सीमित है, गलत बात है, ये हानि है इसकी। महंगे यंत्र है, ये भी इसकी हानि है। दूरस्थ क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना, ये इसका जो है लाभ है। ठीक है, धीमी प्रक्रिया इसका हानि है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना। सुदूर संवेदन का मुख्य लाभ यह है कि यह दूर दराज व दुर्गम क्षेत्रों की जानकारी भी बिना वहां पहुंचे उपलब्ध करवा सकता है, इसलिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न है। सुदूर संवेदन तकनीक में डेटा प्रोसेसिंग का कार्य क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का कार्य डेटा को हटाना, बिल्कुल गलत बात है। डेटा को रंगीन बनाना, डेटा को समझने योग्य बनाना, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, डेटा को समझने के योग्य बनाना, बिल्कुल राइट आंसर। डेटा प्रोसेसिंग का कार्य प्राप्त कच्चे डाटा को विश्लेषण योग्य बनाना, इससे वैज्ञानिक और योजनाकार जो है निर्णय ले सकें चीजों को। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न, किस देश में सबसे पहले सुदूर संवेदन उपग्रह लॉन्च किया गया था? किस देश में बताएं? अमेरिका में सबसे पहले सुदूर संवेदन उपग्रह लॉन्च किया गया, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने सबसे पहले 1972 में लैंडसेट 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया था, जो सुदूर संवेदन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम था। 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस चैप्टर का, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह का नाम क्या है? उसका क्या नाम है भाई? इनसैट या कार्टोसेट या मंगलयान या चंद्रयान? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्टोसेट कह सकते हैं उसको। ठीक है, कार्टोसेट। कार्टोसेट श्रृंखला भारत के प्रमुख सुदूर संवेदन उपग्रहों में से एक है, जो पृथ्वी के चित्र लेने और मानचित्रण करने में सहायता करती है। इस तरीके से आप लोगों ने प्रथम चैप्टर का पूरा समाप्त कर लिया। प्रथम चैप्टर के सारे जो है पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और साथ ही साथ में पूरा मैंने चीजों को समझा भी दिया आपको। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी बता दिए। अगला जो चैप्टर होगा अध्याय संख्या 2 का होगा, सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास और उपग्रहों के कितने प्रकार होते हैं, इसको समझ लेंगे। बस आपका इकाई संख्या 2 जो होगा समाप्त हो जाएगा। सॉरी, इकाई संख्या 1 समाप्त हो जाएगा, चैप्टर संख्या 2 भी। यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास समझेंगे, और साथ ही साथ में हम कृत्रिम उपग्रह का प्रकार देखेंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होने के लिए, क्लास से जुड़ने के लिए, लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसएमएस कीजिए 91 61
936062 पर इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, सभी सब्जेक्ट की जानकारी आपको मिलेगी। मात्र 100 रुपए फीस है, उसके हिसाब से बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर का नाम लिख करके भेजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिएगा। जैसे एसएमएस आएगा आपका, उसके बाद में एक क्यूआर कोड आपके पास भेजेंगे, उस पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे ही फीस जमा करेंगे आपको एक ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फीस किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ही जमा करें, आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा मात्र और मात्र कितने रुपए में, 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। जो भी आप चाहेंगे सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइव क्लास भी मिलेगा, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर्स भी मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो लेक्चर्स का इसका पीडीएफ मिलेगा रिवीजन के लिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के भी जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर, अति लघु लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। तो फटाफट से जुड़ जाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि 100 रुपए फीस कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। तुरंत जुड़ जाओ, देर मत ना करो, ज्यादा सोचिए मत। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों की जरूरी है, सभी चीजों के लिए आपको तैयारी करवाई जाएगी, ये बात आप ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।